आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब तक हमने इस रिवीजन सीरीज में कवर किया है 10th के साइंस में जो फिजिक्स का जो पार्ट है उसमें हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कंप्लीट किया, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, एंड अब हमारी बारी है इलेक्ट्रिसिटी की। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कुछ अननोन चीज़ नहीं है, ये जानी पहचानी चीज़ है। हम अपने स्कूल, घरों में, इंडस्ट्रीज़ में या जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें हर जगह इसका यूज़ है, या अपने सराउंडिंग्स में हम इसका यूज़ देखते ही हैं। तो अब हमें समझेंगे और जानेंगे कि इनके जो इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्ट हो रही होती है तो उसके कौन से इम्पोर्टेंट हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम समझेंगे एंड उसी के साथ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और इसी में हम प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हुए पहले डिस्कशन है हमारा इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हमने एयर करंट, वाटर करंट समझा है। जब एक रिवर में वाटर फ्लो हो रहा होता है तो वो हमारा वाटर करंट डिपिक्ट करता है। ऐसे ही अगर आप एक कंडक्टर ले तो उसमें जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं वो क्या जनरेट करते हैं, वो हमारा जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा जो टर्म है वो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है जो एक कंडक्टर में एक मेटालिक वायर के थ्रू हो रहा होता है। अब इसी के साथ आपने कभी टॉर्च या आपने घर पे कुछ देखा होगा, जब टॉर्च आप ऑन करते हैं तो आपको लाइट मिलती है, ठीक है, बट उसमें स्विच का इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है कि वो ऑन करने के बाद ही आपको लाइट मिलती है, जिसमें ऑन एंड ऑफ का स्विच होता है। तो वहाँ वो स्विच जो है वो क्या फंक्शन करता है, तो जो हमारा स्विच है वो हमारा एक कंडक्शन लिंक बनाता है, कनेक्टिंग लिंक सेल के और बल्ब के बीच में। कभी हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइट बल्ब दिखाई देता है। अब हमारा जो सर्किट होता है वो हमारा कंपोनेंट दिखाता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एक कंडक्टर में या जो हमारा जो सर्किट है उसमें कैसे फ्लो होगा और क्या क्या हमारे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होंगे। तो ये अगर हम डायग्राम देखें तो एक हमारा बेसिक सर्किट डायग्राम ये हमारा गिवन है, जिसमें ये जो एलिमेंट है ये हमारा बल्ब है, ठीक है, इसका जो हमें लाइट करना है, ये हमारा चीज़ है एमीटर। अब हमारे एमीटर का क्या फंक्शन होता है, एमीटर जो है हमारा वो हमारा इलेक्ट्रिक जो करंट होता है मेजर करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये एमीटर का जो हमारा फंक्शन जो मेजरिंग में हेल्प करता है इलेक्ट्रिक करंट की, ये हमेशा एक सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है, तो ये हमेशा सीरीज में जो है कनेक्टेड रहता है। इसी के साथ ये हमारी की है जो हमारी स्विच ऑन एंड ऑफ करने में हेल्प करती है। ये हमारा बैटरी है, यानी कि इसे हम सेल के नाम से भी जानते हैं। एंड यहाँ से हमारा करंट आई, तो ये जो आई है ये हमारा करंट आई हो गया जो फ्लो कर रहा है इस सर्किट में एमीटर के थ्रू। अब हम मेजर भी कर सकते हैं कि कितना सर्किट इस हमारे करंट जो कितना सर्किट में करंट हमारा फ्लो कर रहा है, वो हमारा एमीटर हेल्प करता है। इसी के साथ आगे नेक्स्ट पे पढ़ते हुए ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट के बारे में इंफॉर्मेशन हुई जो हमें पता होनी चाहिए कि कंपोनेंट्स क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हमारा जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज जो करंट होता है वो तभी होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा हो एक कंडक्टर में। अब इसे आप ऐसे समझिए कि जब एक वाटर फ्लो कर रहा होता है तो जो वाटर अगर हमारा पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है, फॉल करता है, तो वहाँ पे भी हमारा वाटर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, तभी वो मोशन पॉसिबल हो पाता है। सिमिलरली जब इलेक्ट्रिक जो चार्जेस जो फ्लो होते हैं ये हमारा हेल्प करता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो जो है वो डिपेंड किस पे करता है, हमारा डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है।
यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक जो करंट है, यानी कि ये जो है इलेक्ट्रिक करंट, ये तभी हमारा हैपन होता है जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है सर्किट में। अब पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है वो हमारा वर्क डन अपॉन चार्ज रहता है। इसकी जो यूनिट होती है वो हमारी वोल्ट में होती है, या हम सिंपली उसे वी लिखते हैं। ये हमारा वर्क रहता है, वर्क डन, और ये क्यू जो है ये हमारा चार्ज, यानी कि जूल बाय सी, कूलम, जो इनकी यूनिट होती है। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। तो इसे आप एक बार एनालाइज करिए। अब सर्किट में अगर हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो इसका मेजरिंग कैसे होती है? इसकी हमारी मेजरिंग होती है विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। तो अब तक हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे मेजर होता है? एमीटर के थ्रू। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा मेजर होता है वोल्ट मीटर के थ्रू, और ये जो है ये हमेशा कनेक्ट होता है इन पैरेलल एक सर्किट में। एमीटर हमारा कनेक्ट रहता है सीरीज में, वोल्ट मीटर हमारा कनेक्ट रहता है पैरेलल में। ये हमारा एमीटर वोल्ट मीटर के बीच का डिफरेंस रहता है। तो कई बार आपको 2 मार्कर में क्वेश्चन में स्टेट करना पड़ सकता है, या 1 मार्कर में, कि डिफरेंस बताइए एमीटर और वोल्ट मीटर में हमारा क्या होता है जो सर्किट के कंपोनेंट्स हैं। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टेज का, पोटेंशियल का रहा। देन अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो अब तक हमने देखे हैं उसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे। तो पहला जो हमारा है इलेक्ट्रिक सेल। अब सेल को हम कैसे, यानी कि जो बैटरी है उसको हम कैसे करते हैं? प्लस माइनस, ये बार्स आपको सिलेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो जो प्लस होता है वो हायर, उस पर हमारा बार डिपिक्ट करता है, एंड नेगेटिव जो साइड है वो स्मॉलर उस पर। तो ये हमारा डिपिक्ट क्या कर रहा है? हमारा सेल, ये हमारी बैटरी डिपिक्ट कर रही है, या हम इसे सेल भी कहते हैं। देन हमारी बैटरी या कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज भी हो सकती है, तो उसमें अगर हमें बहुत बड़े स्केल पे दिखाना है तो ये बैटरी हमारी इस तरीके से भी रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो कुछ सर्किट्स में आप रिप्रेजेंटेशन ऐसा देखेंगे, तो ये हमारा बैटरी डिपिक्ट कर रहा है। देन प्लग की या स्विच ओपन। तो जब स्विच हमारा ओपन रहता है तो ये हमारा ऐसे ही ब्रैकेट ओपन बनते हैं, ये हमारा ओपन स्विच हुआ। और जब स्विच क्लोज्ड होता है तो यहीं पे हमारी इन ब्रैकेट के बीच में एक डॉट आ जाती है। देन हमारा वायर जॉइंट। तो वायर जॉइंट यानी कि जो 3 वायर अगर हमारे कनेक्ट हो रहे हैं तो ये जो जॉइंट होता है ये हमारा वायर जॉइंट डिपिक्ट करता है। फिर हमारी बात आती है वायर जो क्रॉस कर रहे हैं विदाउट जॉइनिंग। अब हमारा अगर एक सर्किट है, ठीक है, तो ये हमारा किसी तरीके का अगर एक सर्किट है, तो यहाँ से अगर अब हमें एक कोई वायर पास करनी है और हमें कनेक्ट नहीं करना उसे सर्किट पे, तो ये हम एक हाफ सी फॉर्म में कनेक्टिंग जो वायर बनाते हैं इसे हम कहते हैं जो हमारा वायर कनेक्ट हो रहा है विदाउट टचिंग दी सर्किट। देन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब तो हमारा ये सिंबल रहता है, या कई बार आपको एक इमेज की फॉर्म में ऐसे भी डिपिक्ट कर सकता है। देन रेजिस्टर जो है हमारा रेजिस्टेंस आर का, तो रेजिस्टेंस हमारी ऐसे डिनोट की जाती है पैटर्न में, और यहीं पे वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी कि रियोस्टैट अगर यूज हो तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टैट क्या हुआ, अभी हम आगे जब डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ, तो उससे पहले ये हम तब बताएंगे कि वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टैट का हमारा कैसा यूज होता है। तो यहाँ रेजिस्टेंस में हमारा नॉर्मल पैटर्न रहता है, अगर हम एरो हेड कर देंगे तो वो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस बन जाता है, या हम एरो को इस तरीके से भी पोजीशन कर सकते हैं। देन हमारा एमीटर। तो एमीटर हमारा ए साइन से डिपिक्ट करते हैं हम इसे, प्लस माइनस। वोल्ट मीटर को वी साइन से हम डिपिक्ट करते हैं, प्लस माइनस उसके साइंस हम बताते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन हमें बतानी चाहिए कि जो डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक करंट की होती है वो ऑपोजिट होती है टू दी चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो फ्लो होता है। तो हमारी जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो हमारी ऑपोजिट रहती है टू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की। तो नेगेटिव जो हमारा इलेक्ट्रॉन का डिफेक्ट करता है उसके फ्लो की ऑपोजिट मूव करती है हमारी करंट की, और ये हमारी
हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के फॉर्म में पास करंट फ्लो करता है। देन ओम्स लॉ। अब इसके बाद अब हमें वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ओम्स लॉ हमारा स्टेट क्या करता है। तो ओम्स लॉ तक तो हमारा रेजिस्टेंस हमें नहीं पता चला था कि रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है। फिर एक एक्टिविटी, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था जिससे हमारा रेजिस्टेंस डिराइव हुआ था। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये पता चला था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसे हम V से डिनोट करते हैं, ये हमेशा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है I यानी कि करंट के। और हमारी यहाँ पे SI यूनिट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट, और करंट की क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, ये हमारी SI यूनिट होती है करंट की और ये वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की। तो यहीं से अगर हम लिखें तो V बाय जो I बनेगा ये हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू डिनोट करता है जो कि हमारी डिफाइंड होती है रेजिस्टेंस R से। ये वैल्यू हमारी सेम रहती है और ये वैलिड कब तक है, जब हमारा टेम्परेचर जो है यानी कि टेम्परेचर जो है ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो ये हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो ओम्स लॉ हमारा फाइनली क्या बनता है, I इंटू R। ये तब वैलिड है जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये ओम्स लॉ तभी वैलिड रहता है। और रेजिस्टेंस हमारी V और I का जो ग्राफ बनता है उसका स्लोप हमें देता है रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो काफ़ी आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, अगर V और I ग्राफ गिवन है तो आपको एनालिसिस करनी पड़ सकती है या कैलकुलेट करके बताना पड़ता है कि इस ग्राफ या इस मटेरियल के लिए आपका रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो रेजिस्टेंस एक्चुअली रेजिस्ट, जो नाम से ही आप समझोगे, ये रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज को। इसमें भी हम एक सर्किट में दो तरीके के मिलते हैं हमें रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस और एक रियोस्टैट। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब कि हम करंट को रेगुलेट करें विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस। एंड सिमिलरली रियोस्टैट में हमारा जो डिफरेंस रहता है वो इतना होता है कि हम उसमें चेंज कर सके रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल, तो रियोस्टैट यूज करते हैं हम। तो ये हमारा, अगर आप देखें इसको एक बार एनालाइज करिए, काफ़ी हमारा इम्पॉर्टेंट है ओम्स लॉ। तो ये न्यूमेरिकल्स इससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एंड आगे हायर क्लासेस में भी आप इसको डिटेल में और पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स जिस पे रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है। अब कुछ फैक्टर्स भी हैं जिन पे हमारा रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है, जैसे कि ये हमारा मटेरियल की लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, और नेचर क्या है हमारे मटेरियल का, तो ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंडेंट होता है, नेचर ऑफ मटेरियल। इन तीनों चीज़ों पे हमारा रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है। तो अगर अब हमारी लेंथ देखें तो रेजिस्टेंस जो है ये हमारे हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द मटेरियल के, और यही रेजिस्टेंस हमारा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल की। तो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो रेजिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनल आ जाता है L/A। और अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएं तो हमें यहाँ से मिलता है L = ρ L/A। अब हमें यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो रेजिस्टेंस की जो यूनिट हमें पता होनी चाहिए ये होती है ओम, जिसको हम इस साइन से डिपेक्ट करते हैं, और ये जो आया है ये हमारा कहलाता है रेजिस्टिविटी, जिसकी यूनिट क्या होती है हमारी ओम मीटर। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का फैक्टर्स जिन पे हमारा रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का डिपेंड करता है वो हुआ। अब यहीं पे हम बात करें तो अलॉयज़ वगैरह आप क्यों देखते हैं कि हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा। अलॉयज़ वगैरह हमारी हीटिंग डिवाइसेस में इसलिए यूज़ होते हैं कि उनकी रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत ही कम होती है, तो इस चक्कर में ये गुड कंडक्टर्स बनते हैं। तभी हमारे जो हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उसमें हमारा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो अलॉयज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं। तो आगे बढ़ते हुए जब हम बात करेंगे वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस। अब हमारा रेजिस्टेंस हमारे सर्किट्स अब देखेंगे तो दो तरीके के फॉर्म में हमारा अगर कॉम्बिनेशन गिवन है रेजिस्टेंस का तो दो फॉर्म्स में होता है। एक फॉर्म हमारी रहती है सीरीज की, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि हमारा ये दो जो एंड्स हैं इसके स्केम के बीच में हमारे दो एंड्स ज्वाइन हो रहे हैं, तीन हमारा डिपिक्ट कर रहा है R1 R2 R3 और ये सीरीज में कनेक्टेड है। सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होता है,
जो हमारा डिपिक्ट इस तरीके हो सकता है, R1 R2 R3 जो है ये तीनों हमारे पैरेलल रहते हैं। तो रेजिस्टेंस, अब सीरीज में जब हमारा रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है तो यहाँ अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखनी है तो R अगर हमारा S सीरीज रिप्रेजेंट करते हुए, इस केस में हमारा रेजिस्टेंस बनता है समेशन R1 R2 R3। वहीं पे अगर हम पैरेलल की बात करें तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा यहाँ RP जो है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये रहता है। सीरीज के केस में जो है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो करंट होता है वो हमेशा हमारा सेम रहता है सीरीज के केस में। वहीं पे हमारा जो पैरेलल, जैसे यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे भी हमारा करंट डिवाइड हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे और यहाँ पे। तो हमारा इस केस में करंट जो है नॉट सेम। तो यहाँ पैरेलल के केस में हमारा करंट सेम नहीं रहता, तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब आप दोनों में से अगर एनालाइज करो तो किस केस में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये डायरेक्ट हम मैथ्स के थ्रू कर सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट सीरीज के केस में ज़्यादा होगा कंपेयर टू पैरेलल के केस में। देन ये हमारा सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस हुआ। तो मैथ्स में आपको मैथमेटिकली अगर आप न्यूमेरिकल अब देखेंगे तो आपको एक सर्किट में गिवन हो सकता है जिसमें आपको करंट फाइंड करना है। तो अगर अब ये सर्किट है तो पहले तो आप इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करेंगे, इसका रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देन आप उसमें से करंट फाइंड करके पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए कि सीरीज के केस में क्या बनता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और हमारा वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल के केस में क्या बनता है। देन नेक्स्ट में हमारा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये कैसे डिराइव होता है, जब हमारा जो हीटिंग इफेक्ट जो करंट का होता है, अगर आपने देखा होगा बल्ब फॉर एग्जांपल, तो बल्ब में हमारा लाइट अप होता है इलेक्ट्रिक करंट से, वो इतना हीट अप हो जाता है कि इट गेट्स लाइट अप, और उसका जो पावर रहता है वो उतना नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि बस वो मेल्ट ना करे सर्किट में, उसका सर्किट मेल्ट ना करे, कि वो इतना हीट अप हो जाए कि हमारा जो बल्ब है वो हमारा हाई टेम्परेचर पे कभी मेल्ट ना हो। तो अगर बल्ब के केस में अगर हम बात करें तो हमारा जो फिलामेंट है वो हमेशा, फिलामेंट जो है हमारा हीटिंग होती है हमारी फिलामेंट में, ठीक है, जो कि हमारा रेजिस्ट हमें क्या देता है, फिर लाइट हमारी अचीव होती है। बट जो हमारा हाई टेम्परेचर रहेगा उस केस के लिए क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर के केस में हमारा जो ये बल्ब है, जो बल्ब जो है हम कभी देखते हैं तो ये हमारा मेल्ट नहीं होता, तो इट डज नॉट मेल्ट। तो हाई टेम्परेचर में हमारा जो है ये हीटअप होने के बावजूद हमारा ये लाइट देता है, ये फंक्शन होता है। अब ये हीट हमारी कैसे जनरेट हो रही है, जो हम बल्ब में, जो किसी भी हम नॉर्मल आप अप्लायंसेस देखेंगे, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया आपका, इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, तो इसमें आप देखेंगे कि हीटिंग इफेक्ट क्या रहता है रेजिस्टेंस का। तो हीटिंग इफेक्ट में हमारा क्या होता है कि ये प्योरली अगर एक रेजिस्टिव सर्किट है हमारा, ठीक है, अगर प्योरली एक सर्किट में जो है हमें सिर्फ रेजिस्टेंस गिवन है, प्योरली हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होते हैं वो हमारे बैटरी को जो चार्ज अप करते हैं, तो हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो कॉन्टिन्यूसली, अगर हम देखें तो कॉन्टिन्यूसली वो हमारा डिसिपेट करता है हीट। अब ये हीट इसी फॉर्म में जब रिलीज होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्म देती है। तो हमारा इलेक्ट्रिक जो, जैसे कि फिलामेंट, अगर बल्ब के केस में जब फिलामेंट हीट हो जाता है तो हमारा वो लाइट अप करता है, तो उसे इतना इनफ हमें हीट देना है कि वो लाइट अप हो जाए। तो ये चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में फिर हमें दिखाई देती हैं। या अप्लायंसेस आप और भी जब टोस्टर, आयरन, आप ये सब देखेंगे तो ये सब इसी प्रिंसिपल के थ्रू फॉर्म करते हैं। हमारा यहीं पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक जो पावर होता है वो कैसे डिफाइंड होता है, तो इलेक्ट्रिक पावर जो है, जैसे हम P से देखते हैं, तो ये हमारा V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इनटू I। अब इसी को हम चेंज करें तो V और I का हमें पता है कि V हमारा I इंटू R होता है, तो इसी को चेंज करके क्या लिख सकते हैं, हमारा रेजिस्टेंस की फॉर्म में I स्क्वायर R, और अगर अब हमें I को चेंज करना है तो ये हमारा कितना आ जाएगा, V स्क्वायर बाय R। तो ये हमारा फॉर्मूला रहता है इलेक्ट्रिक पावर का, जो कि यूनिट इसकी हमारी रहती है वॉट में।
देन अब हमारा, अगर हमें अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करनी है कि अगर अब हमारा कोई अप्लायंस हमें गिवन है और अमाउंट ऑफ हीट कितना जनरेट कर रहा है वो एक कोर्स ऑफ टाइम में, तो हम कैसे निकालते हैं? तो अब इसी को यूज़ करते हुए हम देखेंगे अमाउंट जो हमारी हीट की है वो जो जनरेट हो रही है, जनरेटेड, वो हमारी कितनी हो जाएगी? ये जनरेटेड होके हो जाएगी हमारी H से, अगर हम डिनोट करें पावर इनटू टाइम। पावर हमारा क्या था? VI इनटू टाइम। ठीक है, तो ये जो पावर है, अब इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखे तो H को हम कैसे लिख सकते हैं? I स्क्वायर R इंटू टी। टाइम जहाँ सेकेंड्स में है, I हमारा एम्पियर में और R रेजिस्टेंस जो है ओम में। एंड ये जो हमारा लॉ है जिसको हम इस फॉर्मूले के थ्रू डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस या रेजिस्टेंस के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारा डिपिक्ट करता है, जिसको हम इस फॉर्मूले को जानते हैं जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से जानते हैं। तो ये आप एक बार देखिए कि हमने I स्क्वायर RT कैसे कैलकुलेट किया है। तो ये हमारा जो डिपिक्ट करता है, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारा है काफ़ी पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट भी है कि हमें दो अप्लायंसेस गिवन हो सकते हैं और हमें एनालिसिस देना है कि किस में हमारी हीट जो है ज़्यादा जनरेट हो रही है कंपेयर टू द अदर वन। तो ये जो है हमें जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है ये हमें पता होना चाहिए कि इसका हमारा क्या यूज़ है। देन अब हम नेक्स्ट पे जब हमने पावर डिस्कस कर ली, अब यहीं पे एक शॉर्ट जो पावर हमारी होती है वो आप किलो वॉट आर पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पावर हमारी कितनी आ सकती है? जो ये है किलो वॉट पर आर भी हो सकता है, तो आप इसको आप जूल्स में भी चेंज करके लिख सकते हो कि कितना हमारा बनेगा। तो कन्वर्जन रेशियो जो हमारे एसआई यूनिट्स के जो होते हैं ये आपको भी एक बार अच्छे से रिवाइज करनी चाहिए। एनसीईआरटी में गिवन भी है तो अच्छे से टेक्स्ट एक बार रिवाइज करिएगा। तो यहाँ से बढ़ते हुए अब आगे अब हम जाते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। ये एक एनसीईआरटी का सोल्यूशन हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इसको एक बार देखते हैं कि ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि पीस ऑफ वायर है जिसका रेजिस्टेंस जो है R, इसको हमने कट किया है 5 इक्वल पार्ट्स में। तो 5 इक्वल पार्ट्स में हमने कट कर लिया है। इन्हीं पार्ट को ये दे रखा है कि कनेक्टेड है हमारे पैरेलल में, तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कॉम्बिनेशन का फाइंड करना है फाइनल R प्राइम। तो पहले हमें R गिवन था, ठीक है, ओरिजिनली इसको हमने कितने 5 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये R/5 बन गया। अब ये जिनके हमने 5 पार्ट्स बनाए हैं इनको हमने पांचों को कैसे कनेक्ट किया है? पैरेलली। तो फॉर्मूला हमें पता है कि 1/RP, जब पैरेलल का केस होता है तो ये 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, ऐसे हमारा कैलकुलेट होता है। क्योंकि हमें 5 गिवन है 5 पार्ट, तो हम डालेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? R/5, 5 टाइम्स है तो हम लिख सकते हैं R/5/R/5। ये हमारा बनेगा 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 एंड यहाँ से 1/R/5 फिर प्लस 1/R/5। तो हमारा जो ये RP जो है एक तरीके का R प्राइम हमें जो न्यू दिया है, जो फाइनल पैरेलल कॉम्बिनेशन का बन रहा है, तो हमारा R प्राइम गिवन है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 25/R। तो अगर अब हमें जो रेशियो निकालना था R/R प्राइम, ये कितना हो जाएगा हमारा? R/R प्राइम जो है हमारा आ जाएगा 25 के इक्वल। तो जो ऑप्शन डी है ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इसलिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं सीरीज और पैरेलल के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब क्वेश्चन एक बार आप पढ़िए। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें गिवन है क्या हमारे यूजेस हैं एनर्जी के कि 250 वॉट टीवी सेट जो है 1 घंटे में और एक 1200 वॉट टोस्टर जो है 10 मिनट्स में हमारा एनर्जी यूज़ कर रहा है। तो हमें पता है एनर्जी हमारी कैसे निकलेगी यहाँ से, टीवी के केस में और एक टोस्टर के केस में। तो हमें 2 केसेस यहाँ से एनालाइज करेंगे अब हम।
तो हमारा फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी जो हो रही है वो हमारा P इंटू टी है, ठीक है। हमें 250 वॉट पावर गिवन है और हमें टाइम भी गिवन है। सिमिलरली हमें दोनों केसेस के लिए गिवन है, बस डिफरेंस ये है कि 1 आवर तो इसको हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, वहीं पे 10 मिनट्स को भी हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इस टीवी के केस में हमारा जो एच टीवी है, यानी कि जो हीट हमारी जनरेट हो रही है वो कितनी हो जाएगी, 250 पावर जो है वॉट इंटू 1 आवर। तो 1 आवर में हमारा कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी पावर आ जाएगी कितनी, हमारी पावर जो है वो आ जाएगी इसके केस में 9 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। सिमिलरली अब आप इसी केस में हीट टोस्टर का निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1200 इंटू 10 मिनट्स, और मिनट को सेकंड में करा तो 60 हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7.2 इंटू 10 टू दी पावर 5 कितना, जूल। तो अब अगर हम दोनों को एनालाइज करिए तो किस में सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी यूज़ हो रही है, तो हमारी जो एनर्जी सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है वो किस में हो रही है, टीवी के केस में। तो ऐसे आपको एनालिसिस क्वेश्चन में करने आ सकते हैं अप्लायंसेस अगर आपको डिफाइंड है। देन अब हम ज़रा मूव फॉरवर्ड करते हैं, हमारे जो क्वेश्चन है एक बल्ब गिवन है हमें इस केस में, ठीक है। यहाँ पे B1, B2, B3 जो है 3 हमें आइडेंटिकल बल्ब गिवन है। आप सर्किट एनालाइज करिए जिसमें हमें दिया है कि तीनों बल्ब हमारे ग्लो कर रहे हैं और करंट जो है 3A हमारे जो एमीटर A में, तो इस एमीटर में जो हमारा करंट जो दिखा रहा है वो हमारा कितना है, 3 एम्पियर। और हमारा ये रिकॉर्ड यहाँ पे हमारी बैटरी भी गिवन है, तो बैटरी यहाँ पे जितना हमारा जो हमें वो गिवन था वो कितना है, ये हमारी इसकी पोटेंशियल डिफरेंस है 4.5 वोल्ट। तो ये हमारा कितना है, ये हमारा है 4.5 वोल्ट, 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है एंड हमारी ईएमएफ है 4.5 वोल्ट। तो पहले पार्ट पढ़िए, इसमें हमें गिवन है कि क्या होता है टू दी ग्लो ऑफ अदर बल्ब अगर हमारे 2 बल्ब जो हैं उन पे क्या असर पड़ेगा अगर B1 जो है वो हमारा फ्यूज हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हमारा B1 जो है वो फ्यूज हो जाए तो इन दोनों बल्ब पे क्या डिफरेंस आएगा। तो अब एक बार आप सर्किट को दोबारा देखिए तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो B1, B2, B3 है ये तीनों कैसे कनेक्टेड है, ये तीनों हमारे कनेक्टेड है पैरेलली, है ना। ये तीनों हमारे कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली। तो अगर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है जो तीनों के अब जो बन रहा है वो हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, बस हमारा पहला हमारा जो फ्यूज हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा B1 और B2 है, तो B1 और B2 जो है वो हमारे B3 जो है, अगर B1 हमारा फ्यूज हो जाता है तो B3 एंड B2 जो है हमारे वो रिमेन्स रहेंगे अनचेंज्ड, तो इन पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है कि क्या होगा रीडिंग A1, A2 और A3 की अगर A जो है, जो हमारा बल्ब B2 डिफ्यूज़ हो जाए। तो यहाँ पे अब हमारा B2 डिफ्यूज़ हो जाएगा, तो B1 और B3 पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम देखें अगर B2 हमारा फ्यूज़ हो रहा है तो जो A2 है तो यहाँ से हमारा कोई करंट फ्लो नहीं होगा यहाँ पे भी, ठीक है। अब हमारा कोई करंट फ्लो नहीं होगा A2 में, तो अब हमारी जो रीडिंग है A1 और A2 और A3 इनकी तीनों की रीडिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर अब हम सर्किट देखें A2 अब हमारा वर्क नहीं कर रहा तो A1 और A3 हमारे कैसे हो जाएंगे, तो 3 हमारा करंट था तो हमारा ये जो तीनों है वो इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो हमारा जो करंट जो अब फ्लो करेगा वो हमारा हो जाएगा या तो इस केस के लिए B1 हमारा हो जाएगा 1 एम्पियर या हमारा जो B2 है वो हो जाएगा हमारा B3 जो है वो हमारा हो जाएगा 1 एम्पियर। तो ये हमारा जनरेट हो जाएगा अगर A2 जो है, क्योंकि उस पर तो हमारा कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो B1 और B3 जो है वो हमारे 1 एम्पियर के हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो तीनों के में है, तीनों के केस में हमारा सेम है, तो जो करंट जो फ्लो करेगा वो 111 हमारा सेम होके ये हमारा 1 एम्पियर बन जाएगा।
देन थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है कि कितना हमारी पावर डिसिपेट हो रही है सर्किट में जब तीनों बल्ब ग्लो कर रहे हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हुआ, पावर कितना होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट I, यानी कि 4.5 इंटू 3, जो कि हमें क्या वैल्यू देगा, अब हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है वो हो जाएगा हमारा 13.5 वॉट। तो इतनी पावर डिसिपेट हो रही है इस सर्किट में जब तीनों बल्ब हमारे ग्लो कर रहे हैं एक साथ, तीनों जब हमारे ग्लो करेंगे एक साथ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन में अब हमारा अगर हमें सर्किट का फंक्शनिंग पता हो तो हम ये क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं, तभी हमारे सर्किट्स के जो कंपोनेंट होते हैं वो हमें उनके फंक्शंस अच्छे से पता होने चाहिए। चाइल्ड है जो ड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट में टू दी स्टडी ओम्स लॉ, ठीक है, फिगर में हमें दिया है। तो उसकी टीचर उसको बोलती है कि जो सर्किट डायग्राम आपने बनाया उसमें करेक्शन की ज़रूरत है। तो अब हमें इस सर्किट डायग्राम जो चाइल्ड ने बनाया है उसको स्टडी करना है और रीड्रॉ करके बताना है कि क्या करेक्शंस हमारे होंगे। तो एक बार आप सर्किट डायग्राम देखिए और देखिए उसके बाद बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये चेंजेस हमारे इसमें होने चाहिए। अगर अब आप देखो तो यहाँ पे जो हमारा जॉइंट है, सबसे पहले जो ये सेल जो बना है ये हमारा सीरीज में नहीं है, तो हमारा जो यहाँ पे जो एडिटिंग है यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद हमारा जो एमिटर है ये हमेशा हमारा सीरीज में होता है और वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल, तो ये कंपोनेंट हमारा गलत है, तो ये हमारा जो है और करंट जो है वो गलत फ्लो हो रहा है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं अब हम इसे रीड्रॉ करेंगे और फिर बनाएंगे। तो हमारा रीड्रॉ करने के बाद ही कैसा बनेगा, अब यहाँ पे हमारी ये बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस गिवन है, यहाँ पे अब हमारा आ जाएगा एमीटर जो कि प्लस एंड माइनस है, ठीक है। अब यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये जो हमारा जो कनेक्शन दिखा रहा है वो हमारा इस तरीके से आएगा, जो इस तरीके से कनेक्टेड है ये। यहाँ से हमारा ये जो पार्ट है ये हमारा वोल्ट मीटर में हो जाएगा, ठीक है, जिसका साइन हमारा प्लस देन माइनस, ये हमारी रेजिस्टेंस R, और जो करंट जो फ्लो करेगा इसमें अब वो हमारी डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है, यानी कि हाई से लो। तो ये करंट हमारा इस तरीके से फ्लो करेगा सर्किट में, करंट I। तो ये जो तीन चीज़ें थी ये हमारी इसमें गलत थी, डायरेक्शन ऑफ करंट भी, एमीटर और वोल्ट मीटर की पोजीशन और हमारा जो सेल की पोजीशन थी। देन मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा NCERT का सॉल्व एग्जाम्पल है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इलेक्ट्रिक लैम्प गिवन है और उसकी रेजिस्टेंस गिवन है हमें, तो एक लैम्प की है जिसकी रेजिस्टेंस 20 ओम, फिर कंडक्टर गिवन है जिसका रेजिस्टेंस हमें 4 ओम दे रखा है। तो रेजिस्टेंस हमारी कनेक्टेड है किससे, 6 वोल्ट बैटरी से। हमें कैलकुलेट करना है कि कितना टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का, ठीक है, और जो करंट है कितना फ्लो करेगा सर्किट में, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प हमारा कितना डेवलप हो रहा है। तो पार्ट ए में हमें टोटल रेजिस्टेंस पूछा है। तो जो कंडक्टर है और जो लैम्प है जो हमें गिवन है, दोनों हमारे कैसे सर्किट में दिख रहे हैं, ये दोनों हमारे सीरीज में हैं। तो इक्विवेलेंट हमारा कैसे बनेगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि हमारा 4 ओम कंडक्टर जो हमारा कंडक्टर का है, देन हमारा 20 जो हमारा लैम्प का है, तो ये बन गया हमारा 24 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देन बी में हमें करंट बताना है, कितना हमारा करंट है जो फ्लो कर रहा है। तो करंट हमारा कितना फ्लो कर रहा है, करंट हमारा हमें I पता चल गया, हमें I तो निकालना है, हमें बैटरी पता है V, और हमें रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट पता चल गया। तो V हमारा क्या होता है, I इंटू R, तो I कितना हो जाएगा V बाय R, यानी कि 6/24 विच इज़ 1/4। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, I हमारा आ जाएगा 1/4 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 एम्पियर। तो इतना करंट हमारा सर्किट में जो है फ्लो कर रहा है। देन अभी हमसे पूछा है सी पार्ट में कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। तो हमारे इस रीजन में कितना पोटेंशियल डिफरेंस
जनरेट हो रहा है, ये हमें V कैलकुलेट करना है। तो हम दोनों पार्ट से निकाल सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस के केस में कितना आ रहा है और लैम्प के केस में कितना आ रहा है। तो अगर हम इसके लिए निकालें V1 यानी कि 4 ओम के लिए, तो V1 हमारा कितना हो जाएगा, करंट हमारा है 0.25, रेजिस्टेंस कितनी है 4, तो यहाँ से हमारा VI कितना हो जाएगा, तो VI जो है हमारा वो कैलकुलेट होके जो है हमारा आंसर आएगा कितना, वो हमारा हो जाएगा V1 जो है हमारा हो जाएगा 0.25 वोल्ट है हमारा करंट, और ये हमारा आ जाएगा 0.25 यानी कि 0 ये हमारा आ जाएगा 1 वोल्ट के अराउंड, ठीक है। सिमिलरली लैम्प के केस में हमारा कितना हो जाएगा, लैम्प के केस में हमारा V2 जो है वो कितना हो जाएगा, हमें गिवन था 20 इंटू करंट कितना है 0.25, तो यहाँ से हमारा V2 जो है वो हो जाएगा 20 इंटू 25/100, तो ये हमारा हो जाएगा 5 वोल्ट। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस, अब V1 पता है हमें, V2 पता है, तो कितना हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में। यहाँ हमारा इसके लिए है रेजिस्टेंस के लिए 1 वोल्ट और ये हमारा कितना है 5 वोल्ट, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गई पोटेंशियल डिफरेंस की दोनों केसेस के लिए, कंडक्टर के लिए और लैम्प के लिए। तो ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिसिटी एंड हमारा ये जो चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो आज जाने जाते हैं और जल्दी पूछे भी जाते हैं रिपीटेडली, थोड़ी बहुत वैल्यूज चेंज करके आपको कंपैरिजन बेस में पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ फॉलो आवर सीरीज एंड कीप लाइकिंग द वीडियो। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।